हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर हमने बैलेंसिंग और पेरेडॉक्स रिएक्शन कराया था। नाउ आज हम लेंगे इक्विवेलेंट वेट। श्रावणी करते हैं, विदाउट लेक्चर तो एक्चुअली लग नहीं रहा है। देखते हैं, एक दो लेक्चर बात करते हैं डिस्कस। तन्वी समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? यस, ऑब्वियसली वो आर है ना, तो रिएक्शन है ना। एरो होगा वो आर की जगह। चलो स्टार्ट करते हैं।
तो व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट? तो एक्चुअली इक्विवेलेंट वेट के दो तीन डेफिनेशन है यहाँ पर। मतलब हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बताया जा सकता है, क्लोरीन के रेस्पेक्ट में एंड ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में। सो weight of an element which combines with or displaces 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ऑब्वियसली इसको 1 ही ले सकते हैं हम, और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन ठीक है। सो वेट ऑफ एन एलिमेंट विच कंबाइंस विद या फिर डिस्प्लेसेज 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, उसे 1 ले सकते हैं, या फिर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, या फिर 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? उस एलिमेंट का वेट जो कि या तो 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से कंबाइन हो या उतने को डिस्प्लेस करे किसी कंपाउंड से, या फिर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन हो, या फिर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन डिस्प्लेस करे, या फिर 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन से कंबाइन हो, या फिर उतना ग्राम क्लोरीन डिस्प्लेस करे। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, Mg plus O2 gives MgO. Okay, so twice Mg gives twice MgO. तो देखो इसका 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करता है, ये 1 मोल से कंबाइन होता है, तो 2 मोल का वेट कितना हुआ? 2 मोल का वेट हुआ 2 इंटू Mg का कितना होता है एटॉमिक मास 24 ना, तो ये कितना आ गया 48 ग्राम, और 1 मोल का वेट कितना हुआ 32 ग्राम। तो देखो 32 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन होता है 48 ग्राम Mg, है ना। तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या बोल रहा है? डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से कितना कंबाइन? डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से कितना कंबाइन होगा? तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से कितना होगा भाई? 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से हो जाएगा 48 डिवाइड बाय 32 इंटू 8, तो कितना आ गया ये? दिस इज 12 ग्राम। ठीक है, वी कैन राइट इट एज 24/2। सो 24/2 क्यों लिख रहे हैं उसका भी मैं बाद में रीजन बताऊंगा। ठीक है, तो पहले लिखो फिर आगे चलते हैं। तो मैग्नीशियम का जो इक्विवेलेंट वेट है वो क्या आया? 12 आया।
आवाज आ रही है? सो लास्ट वाला पेज अभी नहीं है बिकॉज वाईफाई चला गया था, तो जिसने लिख लिया वो बाकी को सेंड कर सकता है ग्रुप पर। तो हमने एमजी का एग्जांपल लेके बताया कि एमजी का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। तो एमजी का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया था। नाउ सिमिलरली हाइड्रोजन और क्लोरीन के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं कुछ। तो जैसे मान लो हमारे पास ये रिएक्शन है ZnSO4 या Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, तो यहाँ पर Zn ने क्या किया है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है। ओके, सो 1 मोल ऑफ Zn जो है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो 1 मोल ऑफ Zn का वेट कितना होगा, उसका मोलार मास। तो Zn जो है उसका मोलार मास कितना होता है, Zn का मोलार मास होता है 65 के अराउंड, 65.3 होता है। चलो इसको 65 ले लेते हैं। तो 65, तो 65 ग्राम ऑफ Zn जो है वो 1 मोल ऑफ H2 मतलब कि 2 ग्राम ऑफ H2 डिस्प्लेस करता है। ओके, 65 ग्राम जो है वो कितना डिस्प्लेस कर रहा है, 2 ग्राम डिस्प्लेस कर रहा है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि यार 2 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो कितने से डिस्प्लेस हो रहा है, 2 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो 65 ग्राम ऑफ Zn से डिस्प्लेस हो रहा है। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितने से डिस्प्लेस होगा, 65 बाय 2 ग्राम। क्लियर है? तो ये ऑब्वियसली क्या हो गया, ये Zn का इक्विवेलेंट वेट हो गया। ठीक है, सिमिलरली Al के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं। Al और Cl का एक रिएक्शन कराते हैं। तो Al plus Cl2 gives AlCl3। now तो यहाँ पर हम ये रिएक्शन ले सकते हैं। तो 2 मोल ऑफ Al जो है उससे 3 मोल ऑफ क्लोरीन कंबाइन हो रहा है। तो 2 मोल ऑफ Al मतलब 54 ग्राम और 3 मोल ऑफ Cl2 मतलब 71 इंटू 3 कितना आ गया ये, दैट इज 213 ग्राम। ठीक है, सो 213 ग्राम ऑफ क्लोरीन जो है वो कितने से कंबाइन हो रहा है, 213 ग्राम ऑफ क्लोरीन जो है वो कंबाइन हुआ 54 ग्राम से। सो 35.5 ग्राम कितने से कंबाइन होगा यार, सो 54 डिवाइड बाय 213 इंटू 35.5। सो ये हमारे पास आ रहा है 9 ग्राम। कितना आ रहा है, 9 ग्राम। सो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 27/3। ओके, इसको हम लिख सकते हैं 27/3। सो अब देखो ये हो गया हमारे पास 65/2। पहले वाला क्या बताया था हमने, 24/2, और ये हो गया 27/3। तो एक्चुअल में 65 क्या है, 65 इज Zn का मोलार मास।
27 क्या है? 27 इज एल का मोलार मास। लास्ट वाले में एमजी में 24 था, 24/2 था, तो 24 वॉज एमजी का मोलार मास। तो बेसिकली हर जगह मोलार मास बाय समथिंग हो रहा है। एंड जेडन के लिए वो समथिंग क्या है? 2। एल के लिए क्या है? 3। और एमजी के लिए क्या है? 2। ओके, सो डिवाइड बाय वैलेंसी हो रहा है। ओके, एल का वैलेंसी 3, जेडन का वैलेंसी 2 एंड एमजी का वैलेंसी 2। ओके, सो मोलार मास बाय वैलेंसी हो रहा है। एक्चुअली वैलेंसी के बजाय हम इसको बोलेंगे एन फैक्टर। ठीक है, तो आगे चलेंगे, पहले लिख लो। 35.5 ग्राम क्लोरीन का है। डेफिनेशन के हिसाब से क्लोरीन का 35.5 ग्राम जितने से कंबाइन होगा दैट इज एटॉमिक मास, सॉरी दैट इज इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। तन्वी, डेफिनेशन इज नॉट फॉर 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से कितना कंबाइन होगा। इक्विवेलेंट वेट का डेफिनेशन क्या बताया है? 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से कितना कंबाइन होगा, या 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को कितना डिस्प्लेस करेगा। और ये सी एक्चुअली सेकंड है, दिस इज नॉट फर्स्ट। फर्स्ट वाला एमजी था जो कि लास्ट स्लाइड था, वो वाईफाई जाने की वजह से डिलीट हो गया। ईशान, आगे यूज किया जाएगा ये। यस आदित्य। तो यहाँ पर 65/2 है, दिस इज 65/2, दिस इज 27/3। सो मोलर मास बाय समथिंग, और समथिंग यहाँ क्या है? रोहन, 213 ग्राम ऑफ Cl2 भी और Cl भी है, दोनों का सेम ही वेट है ना भाई। अगर कोई तुमसे बोलता है कि 32 ग्राम ऑफ O2, तो यहाँ पर O2 का वेट भी 32 है और O का वेट भी 32 है, दोनों का वेट अलग थोड़ी है। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स उनमें अलग है। O2 में वेट ऑफ O थोड़ी चेंज हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो 32। हो गया सबका? ओके, सो इक्विवेलेंट वेट को हम क्या बोल सकते हैं? सो इक्विवेलेंट वेट जो है ये हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया? इट इज मोलार मास बाय एन फैक्टर। ठीक है, एन फैक्टर क्या आएगा इसको भी हम बताएंगे। एन फैक्टर क्या होता है थोड़ी देर बाद हम इसको बता देंगे।
सो इक्विवेलेंट वेट जो है ये होता है मोलार मास बाय एन फैक्टर। ओके, अच्छा इसके अलावा वेट ऑफ आयोनिक कंपाउंड जो है इज इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन। ठीक है, किसी भी आयनिक कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट जो है ये क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन। जैसे मान लो एग्जांपल लो, फॉर एग्जांपल MgCl2। तो अगर कोई बोलता है कि यार इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl2 क्या है, मतलब MgCl2 क्या है, तो इसमें देखो Mg का इक्विवेलेंट वेट प्लस क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट। ओके, सो Mg का इक्विवेलेंट वेट क्या है, देखो 12 था ना, Mg का इक्विवेलेंट वेट क्या है 12। और क्लोरीन का होता है ये जो हमने बताया ना, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये एक्चुअली उनका इंडिविजुअली क्या है इक्विवेलेंट वेट भी। ओके, क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट इज 35.5, ऑक्सीजन का 8 एंड हाइड्रोजन का इज। तो MgCl2 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, Mg का इक्विवेलेंट वेट प्लस क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट। तो Mg का होता है 12 एंड क्लोरीन का क्या होता है 35.5। सो क्या आ गया ये, दिस इज 47.5। ओके, तो किसी भी आयनिक कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट जो है वो क्या होता है, कैटायन का इक्विवेलेंट वेट प्लस एनायन का इक्विवेलेंट। नो रिया, वो नहीं, जस्ट कैटायन प्लस एनायन करो, कितने कैटायन और कितने एनायन है वो नहीं देखो। तुम 2 इंटू 35.5 करोगे तो फिर वो मोलार मास वगैरह में चला जाएगा। ठीक है, जस्ट कैटायन का इक्विवेलेंट वेट प्लस एनायन का इक्विवेलेंट। दैट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयोनिक। यस साई, हमने जो बताया 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो उनके इक्विवेलेंट वेट है इंडिविजुअल। सो मतलब हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट जो है दूसरे एलिमेंट के इक्विवेलेंट वेट से ही रिएक्ट करता है ना, एक तरह से वो भी सोच सकते हैं आप। या किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट दूसरे एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट जो है वो डिस्प्लेस करता है। ठीक है, तो अब बात करेंगे एन फैक्टर की। ये जो हमने ऊपर एन फैक्टर लिखा है ये क्या होता है, ठीक है। सो अब हम एन फैक्टर निकालेंगे, एन फैक्टर। ओके, सो तन्वी हम डिस्कस कर लेंगे, सीट जो है डिस्कस कर लेंगे। वैसे सॉल्यूशन होंगे मेरे पास, मैं देखता हूँ, सॉल्यूशन होंगे तो मैं सेंड कर दूंगा।
तो एन फैक्टर देखते हैं क्या है। तो देखो एन फैक्टर जो है ये एलिमेंट के लिए होता है, फॉर एलिमेंट, एलिमेंट के लिए होता है वैलेंसी। ठीक है, एन फैक्टर जो एलिमेंट के लिए क्या होता है, वैलेंसी। जैसे Na का क्या होगा, Na का 1, Mg का क्या होगा, Mg का 2 होगा, Al का क्या होगा, Al का 3 होगा, Zn का क्या होगा, Zn का 2 होगा। ठीक है, सिमिलरली ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन का 2 होगा, क्लोरीन का क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, सो एक तरह से क्या हो गया, उनका वैलेंसी हो गया। अच्छा, एसिड के लिए क्या होगा, तो फॉर एसिड्स ये होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन। किसी एसिड से कितने H पॉजिटिव आयन रिप्लेस हो सकते हैं, वो उसका क्या होता है, एन फैक्टर एसिड का। जैसे HCl है, HCl का एन फैक्टर 1 है। H2SO4 है, उसका एन फैक्टर 2 है। ओके, सिमिलरली H3PO4 की बात करेंगे तो उसका एन फैक्टर 3 है। H3PO3 का एन फैक्टर क्या है, तो यहाँ पर काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। H3PO3 का तुम बोलोगे 3 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, लेकिन ऐसा नहीं, 2 ही होते हैं। ठीक है, सिमिलरली H3PO2 में भी तुम बोलोगे कि 3 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, लेकिन एक्चुअली एक ही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है। ओके, ये आई थिंक मैंने पहले तुम्हें बताया है, शायद स्ट्रक्चर बनाया था ना दोनों का, एक बार फिर से देख लेते हैं। सो H3PO3 का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है, P डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड H। ये हमारे पास H3PO3। तो एक्चुअली 2 ही OH ग्रुप है। यहाँ पर कितने OH ग्रुप है, 2। ओके, H3PO3 में 2 ही OH ग्रुप है, और H3PO2 में तो एक ही OH ग्रुप होता है, एक ही OH ग्रुप। ओके, तो इसलिए मतलब जितने OH ग्रुप है ना, उतने ही इनके H पॉजिटिव रिप्लेसेबल है। यहाँ हो सकते हैं, एक ये निकलेगा, एक ये निकलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले से 2 H निकलेंगे, और सेकंड वाले से एक ही H निकलेगा। ये वाला जो हाइड्रोजन होता है ना, ये डायरेक्ट सेंट्रल एटम से अटैच है, ये एसिडिक वाला नहीं। ये क्या करता है, ये रिड्यूसिंग नेचर जो है वो डेवलप करता है इसमें। ओके, आगे पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर में पढ़ोगे। सो H3PO3 का फैक्टर जो है क्या रहेगा, 2 रहेगा, और H3PO2 का 1 रहेगा। लिखो, फिर आगे चलते हैं। सर दिस इज विच पेज, आदित्य दिस इज पेज नंबर 4। यस रोहन, याद रखना है कि मतलब एलिमेंट के लिए क्या होता है, एसिड के लिए क्या होता है, बाकी तो देख ही सकते हो। मतलब ऑब्वियसली H3PO2 एंड H3PO3 का याद रखना है, क्योंकि इनमें ऐसा होता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, H3PO3 का एन फैक्टर 2 होता है क्योंकि इसमें 2 OH है, एंड H3PO2 का एन फैक्टर 1 होता है बिकॉज इसमें एक OH है। तो वो चीज तो याद रखना।
बाकी तो एलिमेंट के लिए वैलेंसी होता है, एसिड के लिए नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच पॉजिटिव होता है, वो भी याद रखना। लिख लिया सबने? तो ये एलिमेंट के लिए और एसिड के लिए n फैक्टर हो गया। नाउ फॉर बेस, तो जैसे एसिड के लिए नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव था, वैसे ही बेस के लिए नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव। सो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव, जैसे NaOH जो है उसका क्या होगा 1, KOH का क्या होगा 1, CaOH होल ट्वाइस का क्या होगा 2, AlOH होल थ्राइस का क्या होगा 3। समझ आया? तो कितने OH जो है रिप्लेस हो रहे हैं वो हो जाएगा बेस का n फैक्टर। ठीक है, तो ये तो अगर हमें लाइक जस्ट ऐसे ही एसिड और बेस दे दिया कि COH होल ट्वाइस क्या है का n फैक्टर क्या है, या NaOH का n फैक्टर क्या है, या H3PO3 का n फैक्टर क्या है, ठीक है, ऐसे ही जस्ट हमें दे दिया गया वो, तो उनका n फैक्टर बता सकते हैं इस टाइप से कि कितने रिप्लेस हो सकते हैं। लेकिन अगर एसिड बेस रिएक्शन दिया है तो वहां पर हमें देखना है कि कितने रिप्लेस हुए हैं। ठीक है, तो इन एसिड बेस रिएक्शन हमें क्या देखना है कि कितने रिप्लेस हुए हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ रिप्लेस्ड H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है। ठीक है, एसिड के लिए H पॉजिटिव, बेस के लिए OH नेगेटिव। जैसे मान लो रिएक्शन है हमारे पास NaOH प्लस H2SO4। ओके, तो मान लो ये रिएक्शन है हमारे पास, तो ये बना मान लो NaHSO4 प्लस H2। तो यहाँ पर देखो H2SO4 से वैसे 2 H रिप्लेस हो सकते थे, H2SO4 से कितने H रिप्लेस हो सकते थे 2, बट इस रिएक्शन में कितना रिप्लेस हुआ यार? देखो H2SO4 से एक H ही गया, एक H अभी भी बचा हुआ है कि नहीं? ठीक है, तो अगर हमें जस्ट H2SO4 दिया जाता कि H2SO4 का फैक्टर क्या, तो हम 2 बोलते, लेकिन यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन में कितने रिप्लेस हो रहे हैं वो देखना है। ठीक है, सो H2SO4 से कितने H रिप्लेस हुए? एक, तो इसका एन फैक्टर क्या आएगा? एक आएगा। ठीक है, इसके अलावा NaOH जो है वो क्या बेस है, उससे कितने OH रिप्लेस हुए? तो उससे एक OH रिप्लेस हुआ है ना, तो उसका एन फैक्टर भी क्या आएगा 1 आएगा। तो एसिड से कितने H रिप्लेस हुए और बेस से कितने OH रिप्लेस हुए, वो क्या हो जाएगा? उनका एन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, वैसे H2SO4 का एन फैक्टर क्या होता है 2, बट इस रिएक्शन में क्या है 1। ओके, सो जब एसिड बेस रिएक्शन दी जाएगी तो हमें ये देखना है कि कितने रिप्लेस हो रहे हैं, कितने हो सकते हैं नहीं देखना, कितने हो रहे हैं। ओके, या कितने हुए हैं उस रिएक्शन।
एन फैक्टर जो है सब्सटेंस के लिए, अलग अलग सब्सटेंस के लिए, जैसे यहाँ पर NaOH का है कुणाल एंड H2SO4 का, ऐसे हर सब्सटेंस का कुछ होगा। तो यहाँ पर हम जस्ट एसिड और बेस वगैरह की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एसिड का H2SO4 जो है वो एक तरह से एसिड है, तो उसका इनफैक्टर निकाला, NaOH बेस है उसका इनफैक्टर निकाला। यस आयुष, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन के लिए एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, कर रहे हैं। जैसे इस रिएक्शन में क्या है, ये रिएक्शन नॉन रेडॉक्स ही है। ओके, दिस इज एसिड बेस रिएक्शन। अरे यस, जल्दी देखो। ओके, सो ये एसिड एंड बेस का और फिर एसिड बेस रिएक्शन का हमने बताया कि क्या होगा। नाउ नेक्स्ट हम लेंगे सॉल्ट का। तो सॉल्ट का एन फैक्टर क्या होगा, तो उसमें सॉल्ट में ऑब्वियसली ओवरऑल तो न्यूट्रल होता है सॉल्ट, उसमें कितना पॉजिटिव चार्ज है कितना नेगेटिव चार्ज है वो ले, ठीक है। ऑब्वियसली ओवरऑल न्यूट्रल है तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या है, उसमें नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सो टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज, जैसे NaCl, तो NaCl में Na का क्या है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है ना। NaCl में क्या है, Na प्लस और Cl माइनस है कि नहीं। ओके, सो इसका एन फैक्टर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर हम बात करेंगे CaCl2, तो यहाँ पर क्या है, Ca पर +2 चार्ज है और Cl पर -1 है, लेकिन Cl पर -1 है तो उसका वोल्टवाइज हो रहा है ना, तो Cl पर भी क्या हो गया, -2 चार्ज हो गया, दोनों Cl का मिला के। ओके, सो 2 आ रहा है। AlCl3 में क्या आएगा इन फैक्टर, Al पर +3, ओके, एंड Cl का -1 है, लेकिन Cl -1 के कितने आयन है, 3 आयन है ना, तो नेगेटिव चार्ज भी 3 हो गया, सो 3। सिमिलरली Ca3PO4 वोल्टवाइज का क्या होगा बताओ, Ca3PO4 वोल्टवाइज का क्या होना चाहिए। Ca पर कितना चार्ज है,
एक सी पर +2 चार्ज है ना, और कितने सी है, 3 सी है। ओके, एक सी पर +2 चार्ज है, लेकिन सी कितने, 3 है ना, तो 6 पॉजिटिव हो गया ना। सिमिलरली PO4 पर क्या है, -3 है, लेकिन उसके 2 हैं तो -6 हो गया। ओके, तो 6 पॉजिटिव और 6 नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, मतलब एन फैक्टर क्या हो गया, 6 हो गया। सिमिलरली अगर हम मान लो बात करते हैं Na2CO3 की, तो Na2CO3 का क्या होगा एन फैक्टर। यस देविका, यू कैन टेक Mg3N2 ऑल्सो। तो Mg3N2 में Mg पर +2 चार्ज है, और उसके कितने हैं, 3 है ना, तो +6 हो गया ना। एंड माइनस में देखोगे तो -6 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी एन फैक्टर क्या होगा, 6 होगा। ओके, नाउ Na2CO3, तो Na2CO3 में क्या है, Na पर +1 चार्ज, लेकिन उसके कितने आयन है, 2 आयन है ना, तो कितना चार्ज हो गया, +2 हो गया ना। या नेगेटिव से देख लो, CO3 2 नेगेटिव है, तो वहां से भी 2 ही आएगा। ठीक है, सो या तो टोटल पॉजिटिव वाला ले लो या टोटल नेगेटिव वाला। ठीक है, पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला कोई भी ले सकते हैं, दोनों सेम ही होंगे, बिकॉज ये तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ओके, नाउ तो ये तो हमने बताया सॉल्ट के लिए इनफैक्ट, जब हमें जो सॉल्ट दिया है, लेकिन कई बार सॉल्ट जो है वो बेस का भी काम कर सकता है। ठीक है, तो इफ सॉल्ट एक्ट्स एज बेस, देन नंबर ऑफ H पॉजिटिव एक्सेप्टेड इज N। ठीक है, तो अगर जैसे हम मान लो एग्जांपल लेंगे Na2CO3। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस रिएक्शन में Na2CO3 जो है वो बेस का काम कर रहा है, क्योंकि ये HCl से रिएक्ट कर रहा है, तो HCl से रिएक्ट कर रहा है, और ये Na2CO3 बेस है, HCl एसिड है, तो एक तरह से एसिड बेस रिएक्शन हो गई है। इट विल गिव NaCl प्लस NaHCO3। ठीक है, सो यहाँ पर क्या किया है, Na2CO3 ने एक H पॉजिटिव क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। ओके, Na2CO3 ने क्या किया, एक H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया है, तो एन फैक्टर क्या होगा, एन फैक्टर क्या आ जाएगा इसका, 1 आ जाएगा। ओके, बाकी HCl तो एसिड है, उसमें एक ही H निकल रहा है, तो उसका एन फैक्टर भी क्या है, 1। ओके, तो अगर सॉल्ट जो है वो एसिड बेस रिएक्शन कर रहा है, तो ऐसे केस में वो कितने H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा, वो उसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा। सुहानी Ca3PO4 होल्ड ट्वाइस में Ca पर कितना चार्ज है, Ca पर सुहानी +2 चार्ज है, और उसके कितने आयन है, 3 आयन है। ऐसे ही PO4 पर -3 चार्ज है, और उसके कितने आयन है, 2 आयन है। तो Ca पर कितना हो गया, +6, और PO4 पर कितना हो गया, -6। समझ आया। तो इस टाइप से हम सॉल्ट का क्या निकालेंगे, एन फैक्टर। आयुष, उसमें भी वैसा ही होगा। नो, इट इज नॉट नेसेसरी। तन्वी, यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन है ना, ये जो हमने रिएक्शन लिखी है तन्वी, ये एसिड बेस रिएक्शन है। तो HCl किसका काम कर रहा है, एसिड का। यहाँ पर HCl किसका काम कर रहा है तन्वी, एसिड एसिड का काम कर रहा है। तो HCl से कितना H पॉजिटिव निकल रहा है, एक निकल रहा है, दैट्स व्हाई इसका एन फैक्टर 1 है।
रोहन, n factor of Na2CO3 is 1 in below reaction, क्योंकि वहां पर Na2CO3 काम कर रहा है बेस का। एंड बेस में सॉल्ट का एन फैक्टर क्या होगा, वो कितने H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा वो उसका एन फैक्टर होगा। तो Na2CO3 एक ही H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है। ये नंबर ऑफ H पॉजिटिव था, नंबर ऑफ H पॉजिटिव एक्सेप्टेड। चले आगे। नाउ तो ये सॉल्ट का हो गया। अब आते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन पर। तो रिडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर क्या होता है, तो इन रिडॉक्स रिएक्शन तो कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं पर मॉलिक्यूल या पर आयन आए अपने पास रिएक्शन में, तो उसका एन फैक्टर होगा। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gained or lost by per mole of molecule or ion। ठीक है, पर मोल ऑफ मॉलिक्यूल और आयन जो है उसने कितने मोल इलेक्ट्रॉन गेन किए या लॉस किए, वही उसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए देखो हम क्या यूज करेंगे। तो एन फैक्टर निकालने के लिए हम फॉर्मूला जो यूज करते हैं वो है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। ठीक है, पर एटम कितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ इनटू उस एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स का। ओके, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या पर एटम इनटू उस एलिमेंट के कितने एटम है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो हमारे पास KMnO4 या मैं बोलूंगा MnO4 नेगेटिव। ठीक है, MnO4 नेगेटिव जो है ये अलग अलग मीडियम में अलग अलग जाता है। अगर हम बात करेंगे एसिडिक मीडियम की, तो एसिडिक मीडियम में ये Mn2 प्लस बनाता है। तो +7 से कितना गया, +2 गया। तो कितना चेंज आया यार Mn में, Mn में कितना चेंज आया, 5 का चेंज आया। ठीक है, सो एन फैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 5 और नंबर ऑफ एटम्स ऑब्वियसली Mn का इसमें 1 ही है, तो इनटू 1। ठीक है, याद रखना हम रिएक्टेंट का यहाँ पर एन फैक्टर निकाल रहे हैं ना कि प्रोडक्ट। नाउ सिमिलरली MnO4 नेगेटिव जो है वो स्ट्रांगली बेसिक मीडियम अगर है, जनरली वो नहीं दिया जाएगा। तो स्ट्रांगली बेसिक अगर तुम्हें दिया है तो उसमें MnO4 2 नेगेटिव बनाता है। तो MnO4 2 नेगेटिव में Mn का +6 है और यहाँ पर +7। तो कितना चेंज है यार, चेंज कितने का आया, चेंज आया 1 का। ठीक है, और Mn का कितना आइटम है, 1 है, तो एन फैक्टर यहाँ पर क्या होगा, 1। इसके अलावा न्यूट्रल मीडियम या फिर जस्ट बेसिक दिया है तो उसमें बेसिक और न्यूट्रल। ठीक है, जस्ट तुम्हें बेसिक लिखा हुआ मिला है, स्ट्रांगली बेसिक नहीं है, तो ये बनाएगा MnO2। ठीक है, सो न्यूट्रल दिया है या बेसिक दिया है तो वहां पर आएगा MnO2।
तो यहाँ पर Mn जो है +7 था, यहाँ पर Mn जो है +4 है, तो कितना चेंज हुआ? 3 का चेंज है, तो एन फैक्टर क्या आएगा यहाँ पर? 3 आएगा। ठीक है, अच्छा ये याद भी रखना है तुम्हें कि MnO4 नेगेटिव एसिडिक मीडियम में क्या जाता है, स्ट्रांगली बेसिक में क्या जाता है, और न्यूट्रल या बेसिक में क्या जाता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हें दिया जा सकता है कि इन एसिडिक मीडियम ये लिया, इसका इससे रिएक्शन कराया, ऐसे ऐसे मतलब कुछ आगे दिया जा सकता है, तो वो चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। ओके, कि MnO4 नेगेटिव जो है एसिडिक मीडियम में क्या बनाएगा, बेसिक में क्या बनाएगा, या न्यूट्रल में क्या बनाएगा। यस रिया, ये जो हमने एन फैक्टर लिखे हैं ये रिएक्टेंट के लिखे हैं। सार्थक +7 कैसे आया? ऑक्सीडेशन नंबर निकालो ना, Mn का कितना आएगा? Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ऑक्सीजन का -2 लो, ऑक्सीजन कंबाइंड स्टेट में उसका -2 लो। रिया प्रोडक्ट का एन फैक्टर भी निकाल सकते हो ऑब्वियसली, और यहाँ पर प्रोडक्ट का एन फैक्टर सेम ही आएगा, क्योंकि Mn जो है फर्स्ट वाले में जैसे अगर देखोगे तो एक Mn है ना, तो एक Mn है, तो उसमें +2 से +5 गया, तो 5 का ही चेंज है ना। अगर बैकवर्ड, जब तुम प्रोडक्ट का निकाल रहे हो मतलब बैकवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हो। ओके, सेकंड वाले में +6 से +7 गया, और Mn का एक ही एटम है, तो वहां पर भी एन फैक्टर 1 है। लास्ट वाले में MnO2 जो है उसमें भी एक Mn एटम है, वहां पर +4 से +7 गया, तो 3 का चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर जो एन फैक्टर है वो एक्चुअली प्रोडक्ट के भी आ गए, बट हम रिएक्टेंट के एन फैक्टर लिख रहे हैं। Sir, could you explain why did you multiply by 1? Because number of atoms 1 है, that's why I have multiplied by 1. Mn का 1 एटम है हर केस में। फॉर्मूले में क्या लिखा है हमने ऊपर देखो, हमने फॉर्मूले में लिखा है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, पर एटम, इनटू नंबर ऑफ एटम्स भी करना है, उस एलिमेंट के कितने एटम है, तो Mn के कितने एटम है? 1 एटम है, तो हमने मल्टीप्लाई बाय 1 किया है। यस रिया, तो बैक अगर तुम्हें प्रोडक्ट का निकालना है तो प्रोडक्ट का निकालने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड रिएक्शन का कितना एन फैक्टर, सॉरी कितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ, इनटू उस प्रोडक्ट में कितने एटम है, वो करना है। जैसे हम फॉरवर्ड के लिए कर रहे हैं वैसे ही बैकवर्ड के लिए। लिख लिया सबने? ठीक है ना, आगे चलते हैं। आयुष देंगे क्वेश्चंस वगैरह भी देंगे, थोड़ा वेट करो। तो ना और एग्जांपल लेते हैं इसके। तो सिमिलरली देखो Cr2O7 2 नेगेटिव पोटेशियम डाइक्रोमेट का ये हो गया डाइक्रोमेट आयन एक्चुअली। सो अच्छा, लास्ट वाला आयन कौन सा था? दैट वाज परमैंगनेट। ये कौन सा आयन है? परमैंगनेट आयन। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट दिया जाता है जनरली, सो दैट वाज परमैंगनेट आयन। ये जो है ये है डाइक्रोमेट। ओके, दिस इज डाइक्रोमेट। तो डाइक्रोमेट जो है, यस तन्वी, सो एसिडिक मीडियम में ही ये रिड्यूस होता है,
और वहां पर ये Cr+3 में जाता है। तो +6 से +3 गया, तो चेंज कितने का हुआ यार? चेंज कितने का हुआ? चेंज हुआ 3 का। इसके अलावा Cr के कितने एटम है? Cr के कितने एटम है? 2। तो n फैक्टर क्या आएगा? 6 आएगा। अच्छा, याद रखना प्रोडक्ट का अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो प्रोडक्ट का एक ही एटम रहेगा। प्रोडक्ट का उस मॉलिक्यूल में क्या रहेगा? एक ही एटम रहेगा। तो प्रोडक्ट के लिए n फैक्टर यहाँ पर क्या आ जाएगा? चेंज 3 का है और नंबर ऑफ एटम्स 1 रहेंगे Cr के प्रोडक्ट। ठीक है, सो n फैक्टर यहाँ पर Cr वाले का मतलब प्रोडक्ट का अगर n फैक्टर देखोगे तो वो 3 आएगा, क्योंकि उसमें जो मॉलिक्यूल बनेगा ना, जैसे मान लो मॉलिक्यूल बना हमारे पास, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, मॉलिक्यूल मान लो बन गया CrCl3। ठीक है, वो डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल क्या बन रहा है। जनरली तुम्हें प्रोडक्ट का वैसे पूछेंगे नहीं कोई, लेकिन डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल क्या बन रहा है। तो मान लो मॉलिक्यूल बना CrCl3, तो इस Cr में कितने एटम है? मतलब CrCl3 में Cr के कितने एटम है? 1 है। राइल 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि Cr के 2 एटम है ना यार। ये देखो Cr2 है ना। फॉर्मूला क्या है निकालने का? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम इनटू नंबर ऑफ एटम्स। उस एलिमेंट के कितने एटम है उसे मल्टीप्लाई करना है। तो वहां पर Cr के कितने एटम है? कितने एटम है Cr के? यहाँ पर 2 एटम है। दैट्स वाई हमने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली C2O4 2 नेगेटिव, दैट इज ऑक्सिलेट। ठीक है, ऑक्सिलेट आयन है। तो ये जो है ये CO2 बनाता है। ये ऑक्सीडाइज होके क्या करता है? CO2 बनाता है। तो कार्बन जो है +3 से यहाँ पर +4 में चला जाता है। तो चेंज कितने का आया यार? चेंज कितने का आया? चेंज 1 का आया ना। और C2O4 में कितने कार्बन एटम है? कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 से +4 चला गया है। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 से चेंज हुआ है। इसके अलावा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन कितने हैं? 2। तो मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आंसर आ जाएगा 2। ओके, सिमिलरली S2O3 2 नेगेटिव, दैट इज थायोसल्फेट। ठीक है, तो थायोसल्फेट जो है ये एसिडिक मीडियम में बनाता है S4O6 2 नेगेटिव। एंड अगर बेसिक मीडियम लेंगे, दिस इज C2। ये C2 है, Cr नहीं है। दिस इज C2, ऊपर वाला Cr2 है। यस, सो एसिडिक मीडियम में S4O6 2 नेगेटिव बनाता और बेसिक मीडियम में ये SO4 2 नेगेटिव बनाता। ठीक है, सो एसिडिक मीडियम में अब देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितने से कितना चेंज हुआ। तो S2O3 2 नेगेटिव में निकालोगे तो सल्फर का +2 है और S4O6 में 5/2 है। इसके अलावा यहाँ पर +2 से +6 गया। ठीक है, सो क्या आएगा फर्स्ट वाले में? n फैक्टर क्या आएगा? देखो चेंज कितने का आया? 2 से 5/2 गया, तो चेंज हुआ हाफ का। एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर कितने हैं? देखो इसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर है 2। सो n फैक्टर क्या आएगा? फर्स्ट वाले में 1 आ जाएगा। व्हाट अबाउट सेकंड वाला? तो सेकंड वाले में चेंज कितने का? 2 से 6 गया, तो चेंज है 4 का। और यहाँ पर सल्फर के कितने एटम है? सल्फर के 2 एटम है, तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। क्लियर है? सो इस टाइप से हम जब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा होगा तो एन फैक्टर निकालें। ठीक है, और ये जो हमने रिएक्शन तुम्हें बताई है ये तुम्हें याद रखनी है कि किससे क्या बनता है। आयुष Cr2O7 2 नेगेटिव का बेसिक में नहीं होता है, एसिडिक में ही होता है। वो एसिडिक मीडियम में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ये हम बोल सकते हैं एसिडिक मीडियम में ही वो रिड्यूस होता है, बेसिक में नहीं होता।
ठीक है। सो ये हमने 5-6 रिएक्शन जो तुम्हें लिखवाई हैं, ये याद रखनी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कौन किस में जाता है और किस मीडियम में जाता है। ठीक है। एन फैक्टर तो निकाल ही सकते हो ऑब्वियसली, वो तो तुम्हें बता ही दिया एन फैक्टर निकालने का तरीका। बट ये भी पता होना चाहिए यहाँ पर कि ये किस में जाएंगे, ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होके। सही, उसमें मीडियम कुछ मैटर नहीं करेगा। ठीक है। C2O4 2 नेगेटिव वाले केस में मीडियम कोई मैटर नहीं करेगा। देविका, ये तो हमने निकाला है ना, S4O6 का निकाला नहीं था, Na2S4O6 का ऑक्सीडेशन नंबर। सल्फर के 4 सल्फर थे, 2 सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आया था, 2 का +5 आया था, याद है? किसने पूछा डाउट? तुमने नहीं पूछा था, एक मिनट को। हाँ, राजीव राजीव ने पूछा। तो राजीव, तुमने लेक्चर अटेंड किया था? Na2S4O6 में ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था सल्फर का। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है उसका -2 है, तो सल्फर का आ जाएगा +5/2। ठीक है, तो आगे चलते हैं। रोहन, C2O4 2 नेगेटिव में ऑक्सीजन का -2 लो, तो कार्बन का +3 आ जाएगा। ऑक्सीजन मैंने पहले ही बताया, ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है इन कंबाइंड स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया रोहन तुमने? अगर तुम कार्बन का x ले लेते हो तो 2x + 4 × -2 = -2, वहां से 2x आ गया +6, तो x क्या आ गया? +3 आ गया ना। आयुष, आयोडीन का क्या? आयोडीन का क्या? आयोडीन का एग्जांपल कहाँ लिया हमने? ओके, तो आगे चलते हैं।
तो इन disproportionation रिएक्शन, तो देखो यहाँ पर क्या है, एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होगा, रिड्यूस भी होगा, तो उसके दो एन फैक्टर आएंगे। ओके, सो हमारे पास रोहन I2 जो है ना भाई, I2 वो तो I माइनस में ही जा सकता है ना, रिड्यूस होके वो I माइनस से नीचे थोड़ी जाएगा। ओके, नाउ इन डिस्प्रोपोर्शनेशन, तो जैसा मैंने बताया यहाँ पर ऑब्वियसली सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होगा, रिड्यूस भी होगा, तो उसके दो एन फैक्टर आएंगे। तो ओवरऑल जो अपने पास एन फैक्टर होगा उस एलिमेंट का, वो होगा एन फैक्टर 1 इंटू एन फैक्टर 2 डिवाइड बाय एन फैक्टर 1 प्लस एन फैक्टर 2। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, जब दोनों एन फैक्टर की वैल्यू डिफरेंट हो। इफ एन फैक्टर 1 इज नॉट इक्वल टू एन फैक्टर 2। Br नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पर ब्रोमीन 0 से -1 भी जा रहा है और 0 से +5 भी जा रहा है। तो ये क्या हुआ, दिस इज रिडक्शन, एंड ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो एन फैक्टर 1 क्या ले लें, एन फैक्टर 1 ले लेते हैं रिडक्शन वाले का। चलो, सो एन फैक्टर 1 क्या हुआ इसका, 0 से -1 गया तो 1 का चेंज है। इसके अलावा Br2 मतलब 2 एटम है तो 2 आ गया। सिमिलरली एन फैक्टर 2 क्या होगा, तो चेंज देखो 0 से +5, पाई का चेंज है, एंड नंबर ऑफ एटम्स कितने Br2 में ब्रोमीन के 2, तो कितना आ गया 10। तो ओवरऑल एन फैक्टर क्या हो जाएगा, ओवरऑल एन फैक्टर होगा एन फैक्टर 1 प्लस एन फैक्टर n फैक्टर 1 इंटू एन फैक्टर 2 डिवाइड बाय एन फैक्टर 1 प्लस एन फैक्टर 2। तो क्या हो गया ये, दैट इज 5/3। ओके, सो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में हम इस टाइप से एन फैक्टर निकालेंगे अगर दोनों एन फैक्टर की वैल्यू क्या हो, डिफरेंट हो। एन फैक्टर 2 देखो चेंज कितना है, 0 से +5, 5 का चेंज है ना, तो चेंज इज 5, एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ब्रोमीन कितने हैं, 2 है, तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो 10 आ गया ना।
यस रिया, मैंने बताया राइट है वो, उसका एग्जांपल भी हम लेंगे। लिख लिया सबने? ओके, एन फैक्टर नेगेटिव नहीं होगा कभी, वो पॉजिटिव ही रहेगा। सो तो देखो, अगर एन फैक्टर 1 और 2 सेम है तो क्या होगा, ये तो अगर डिफरेंट है तो हमने बता दिया फॉर्मूला, अगर सेम है तो उसी को ओवरऑल एन फैक्टर भी बोल देंगे, ठीक है। तो इफ n factor 1 is n factor 2, then ओवरऑल n फैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, n फैक्टर 1 और n फैक्टर 2 दोनों में से कोई भी ले लो, ठीक है। वही एक्चुअली क्या हो जाएगा, ओवरऑल, जैसे H2O2 gives H2O plus O2, तो यहाँ पर -1 से -2 गया एंड 0 गया, ठीक है। सो दिस इज रिडक्शन एंड दिस इज ऑक्सीडेशन, ओके। ले लिया हमने, तो -1 से -2 गया तो 1 का चेंज है, इनटू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन क्या है 2, तो n फैक्टर 1 हो गया 2। व्हाट अबाउट n फैक्टर 2, तो अगर n फैक्टर 2 की बात करेंगे तो वो -1 से क्या गया 0, तो वहां पर भी चेंज कितने का है, 1 का ही है। एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 2, तो ये भी 2 आ गया। सो n फैक्टर 1 और n फैक्टर 2 दोनों सेम है, तो ऑब्वियसली यही हमारे पास क्या हो जाएगा, ओवरऑल n फैक्टर भी हो जाएगा। क्लियर है? सो n फैक्टर 1 और n फैक्टर 2 अगर सेम है देन उसी को हम ओवरऑल n फैक्टर भी ले लेंगे। तो ये हमारे पास था n फैक्टर निकालने के कुछ तरीके, तो 6-7 तरीके हमने बताए तुम्हें। सॉल्ट अगर बेस का काम करेगा उसका बताया, देन रिडॉक्स रिएक्शन का बताया और डिस्प्रोपोर्शनेशन का बताया, ठीक है। तो इस टाइप से n फैक्टर
हो गया सबका? तो कोई हमसे पूछ रहा था कि सर वो सीट का आप वो भेज दोगे क्या सॉल्यूशन? तो अभी मैंने देखो ग्रुप पर सेंड कर दिया है। ओके, सो ग्रुप पे सेंड कर दिया है। वो एक्चुअली बुकलेट का ही पार्ट है, बट वो सब्जेक्टिव वाला पार्ट है, तो मैंने अभी पूरा बुकलेट सेंड कर दिया एडवांस वाला, जिसमें सब्जेक्टिव भी है। ओके, अब आगे चलें। तो क्वेश्चन ले लेते हैं, देन उसके बाद लेक्चर ओवर ही कर देंगे क्योंकि टाइम हो गया है। सो होम असाइनमेंट 1 का, नहीं नहीं वैष्णवी, सब्जेक्टिव पार्ट सॉल्व नहीं करना है, बट उसके कुछ क्वेश्चन हम जो देंगे वो सॉल्व करना, ठीक है? सारे क्वेश्चन नहीं देंगे, हम कुछ क्वेश्चंस देंगे सॉल्व करने के लिए। तो अभी करंटली तुम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। होम असाइनमेंट 1 का 7, होम असाइनमेंट 1 क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करो। बुकलेट डिस्कशन हम करेंगे, अभी डाउट लेक्चर नहीं लग रहा है, सो देखते हैं, 2-3 लेक्चर बात करते हैं। यस कुणाल, आंसर की दिया हुआ है पीछे, सो उसमें पूरा बुकलेट का आंसर किया हो।
तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज पर मोल ऑफ PnN3 होल ट्वाइस निकालना, मतलब एन फैक्टर निकालना। ओके, मतलब क्या निकालना है, एन फैक्टर। तो देखो PbN3 होल ट्वाइस प्लस CO MnO4 होल थ्राइस gives COO plus MnO2 plus Pb3O4 plus NO। तो अब देखो ये जो है ना, एक्चुअली N3 नेगेटिव आयन होता है, N3 नेगेटिव इज एसिड आयन, N3 पर -2 चार्ज, -1 चार्ज। ओके, N3 पर क्या है, -1 चार्ज, मतलब यहाँ पर Pb जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, +2। N3 पर -1 है, Pb पर क्या है, +2। तो अगर N3 का -1 है तो N का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1/3। तो देखो Pb कहां से कहां जा रहा है, Pb, अब देखो Pb 3 और 4 में और NO जो है उसमें नाइट्रोजन का कितना आएगा, +2 आएगा, नाइट्रोजन का आएगा +2। हेलो, आवाज आ रही है क्लियर? का क्यों देखना है तन्वी, Mn का नहीं देखना हमें, जस्ट किसका देखना है, PbN3 होल ट्वाइस का देखना है। PB अभी क्लियर है क्या? ओके, सो हम ये बोल रहे हैं कि Pb का देखो +2 है और यहाँ पर N3 नेगेटिव एजाइड आयन, तो N3 पर -2 चार्ज है, दैट्स व्हाई Pb का क्या, +2। तो N3 पर -1 है तो N पर क्या होगा, तो 3x इज इक्वल टू -1, तो x क्या हुआ, -1/3 हुआ ना, दैट्स व्हाई नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, -1/3 है। ओके, तो Pb जो है वो +2 से +8/3 गया है, ऑक्सीजन का यहाँ पर -2 है तो Pb का निकालोगे तो 8/3 आएगा, और NO में ऑक्सीजन का -2 है तो नाइट्रोजन का निकालोगे तो +2 आएगा। तो Pb जो है देखो वो भी ऑक्सीडाइज हो रहा है और नाइट्रोजन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो दोनों का चेंज देखेंगे और देन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स करेंगे, तो एन फैक्टर क्या आएगा उसका, देखो Pb का कितने से कितना चेंज हुआ, 2 से 8/3, तो कितने का चेंज है, 8/3 -2, और Pb के एटम कितने हैं, 1। इसके अलावा नाइट्रोजन का कितने से कितना चेंज हुआ, -1/3 से 2,
तो -1/3 से 2 कितना चेंज है, 2 माइनस ऑफ -1/3 मतलब 2 + 1/3, और नाइट्रोजन के कितने एटम है, 6 है। तो कितना आया ये हो गया हमारे पास 2/3 प्लस राइट हैंड साइड वाला पार्ट कितना हुआ, ये आ रहा है हमारे पास, देखो कितना आ रहा है, सो दिस इज 2/3 + 14, सो आई थिंक 44/3 आ रहा है क्या, ओके। mn का थोड़ी तनु, हमें mn का तो निकालना ही नहीं है ना, क्वेश्चन में साफ साफ बोला है PbN3 होल ट्वाइस के लिए निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज पर मोल ऑफ PbN3 होल ट्वाइस, मतलब PbN3 होल ट्वाइस का एन फैक्टर निकालना है। अगर वो इसका एन फैक्टर बोलता तो इसका निकालते, ठीक है। तो हमें यहाँ पर PbN3 होल ट्वाइस का एन फैक्टर निकलवाया, ना कि COMnO4 3 का, ओके। तो लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे। आज का जो होमवर्क है वो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 5 है, सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 5 जो है आज का होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे, बाय।